हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हिंदी की पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की जो क्लास है वो हिंदी की फर्स्ट क्लास है। इसमें जो है आपके टॉप जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें हिंदी के पेपर में 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 नंबर में 15 नंबर का आपका पेडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का आपका गद्यांश और पद्यांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर के हर सीटेट एग्जाम में हिंदी में 15 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है हिंदी के अलावा जो आपके दूसरी लैंग्वेज होती है, चाहे आपकी इंग्लिश हो या संस्कृत हो, उसमें भी जो है आपका पेडागोजी 15 नंबर का पूछा जाता है और 15 नंबर के आप गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। अगर आप आज की क्लास को आप जो है बहुत ध्यान से देखते हैं तो हिंदी के जो पेडागोजी है, अगर इसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपके जो दूसरे लैंग्वेज है, चाहे आपका संस्कृत हो या चाहे इंग्लिश हो, उसमें काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्योंकि जो पेडागोजी है ये आपके लैंग्वेज में लगभग एक जैसी ही पूछी जाती है। अगर आपका जो पेडागोजी है हिंदी में स्ट्रांग हो गया तो सेकेंड लैंग्वेज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने वातावरण से खुद ही भाषा को अर्जित कर लेते हैं। तो इसका क्या निहितार्थ है कि बच्चे को सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा है कि बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा जो है अपने वातावरण से, अपने घर से, अपने परिवेश से ही भाषा को अर्जित करता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए कि जो बच्चे का परिवेश होता है वहाँ पे उसका जो समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जिस तरीके से आप अपने बच्चे में जो है जिस भाषा को डेवलप करना चाहते हैं, जिस भाषा को जो है आप सिखाना चाहते हैं, उस तरीके से जो है वहाँ का वातावरण बनाएं ताकि बच्चे को जो भाषा सीखनी है, जो बच्चा सीख रहा है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, आसानी से चीज़ों को समझ पाए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए ताकि वो जो है जो खुद से भाषा को अर्जित करता है वो अर्जित कर ले, कोई उसमें दिक्कत ना हो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वातावरण में बच्चों का भाषिक विकास अपेक्षाकृत अच्छा होगा। कौन सा ऐसा वातावरण है, किस प्रकार के बच्चे को वातावरण होना चाहिए कि बच्चे का जो भाषिक विकास है, भाषा का जो विकास है वो जो है अपेक्षाकृत अच्छा हो। यानी कि बच्चे का जो वातावरण है वो किस तरीके से होना चाहिए कि ताकि जो भाषा का विकास होता है बच्चे के अंदर वो जो है अच्छा हो। पहला है संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक द्वारा मानक भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। जहाँ पर मानक भाषा का प्रयोग किया जाए या मानक शब्दों का प्रयोग किया जाए या मानक शब्द ही आपको जहाँ पे नजर आ जाए वो आपका हमेशा आपका निगेटिव होगा। तो सी ऑप्शन तो गलत ही है, डी तो गलत ही है आपका। बी है कि आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा, जहाँ भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता हो, ये भी आपका गलत होगा। भाषा को सिखाने के लिए आधुनिक तकनीक से किस कक्षा को लैस करेंगे, और प्रयोगशाला की कोई मतलब ही नहीं भाषा के विकास के लिए। तो आपका बी ऑप्शन भी गलत होगा। पहला ऑप्शन सही होगा कि संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। ऐसा परिवार जहां पे बहुत सारे सदस्य रहते हों, ज्वाइंट फैमिली हो। ठीक है, और जब वहां के सदस्य आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो जो बच्चा होगा, जो छोटा बच्चा है, उसमें जो है भाषा का विकास अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि वो जो है अपने चारों तरफ एक माहौल पाएगा जिसमें कि सारे सदस्य जो हैं एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, एक ही तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा कि संयुक्त परिवार हो, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ जो है निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो जिस तरीके से परिवार का सदस्य बोलेंगे, बातचीत करेंगे, जिस भाषा में बातचीत करेंगे, वैसे ही बच्चे का भाषा का जो है विकास अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है।
वे डैश का अभ्यास कर रही हैं। कोई एक शिक्षिका है, वो क्लास 5 के जो शिक्षार्थी उनको पढ़ने का आनंद लेने के लिए, नहीं किसी भी एक स्टोरी दी है तो उसको जो है आनंद लेने के लिए जो है पढ़ने को एक स्टोरी देती हैं और साथ ही उस अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख देती हैं पढ़ने के लिए। तो वो किस चीज़ का अभ्यास करा रही बच्चे से, ये बताना है। पहला विस्तृत पठन, दूसरा है गहन पठन, तीसरा जिंगसॉ पठन और चौथा साथी पठन। तो जब कोई भी शिक्षिका किसी भी बच्चे को एक लंबा लेख पढ़ने के लिए देती है ताकि जो है उसको आनंद तो मिले ही साथ जो उसमें दी गई चीज़ें हैं उसको समझ भी पाए, तो वो होता है आपका विस्तृत पठन। ठीक है, क्योंकि लंबा लेख की बात हो गई तो इसका मतलब विस्तृत मीन्स होता है बड़ा या जो है लंबा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिमा बिहार से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखती है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? ये जो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है ध्यान देने वाली बात है। ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, जो भाषा होती है वो भाषा आपके दो टाइप की होती है। एक भाषा होती है जो कि हम जो है अर्जित करते हैं और दूसरी होती है जिसको हम सीखते हैं। दो तरीके की भाषा होती है। जैसे महिमा है वो बिहार से मुंबई में स्थानांतरित होती है, वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है। ठीक है, एक भाषा के रूप में क्या करती है, वो भाषा को पढ़ती है यानी सीखती है, अधिगम करती है। और दूसरी जो भाषा है उसको सहपाठियों तथा आस पड़ोस के साथ निरंतर अंतःक्रिया करके वो जो है सीखती है। ठीक है, तो इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? कहने का मतलब एक भाषा अर्जन होता है, ठीक है, भाषा अर्जन, और दूसरा होता है आपका अधिगम, दूसरा होता है अधिगम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जैसे भाषा अर्जन होता है तो अर्जन का मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे अर्जन है तो वहाँ समझ में आ रहा ना कि अर्जित करना। अर्जन का मतलब अर्जित करना, किसी भी चीज़ को खुद से अर्जित करना। ठीक है, वो होता है कि जैसे कि जो अंग्रेजी पढ़ती है, जो एक महिमा है वो विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ती, तो वो हो गया अधिगम, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ रही। उसमें क्या होता है कि एक संसाधनों की ज़रूरत होती है, उसको अंग्रेजी पढ़ने के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर ग्रामर की ज़रूरत होती है। तो वो कहीं ना कहीं उसको जो है अंग्रेजी सीखने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, तो वो होता है आपका अधिगम, क्योंकि वो सीख रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जिसमें जो है उसको कोई भी भाषा हो जिसको सीखने के लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत पड़े, वो होता है आपका अधिगम। और जिसमें किसी भी संसाधनों की ज़रूरत ना पड़े, जो है एक साथ कई लोगों को देखकर या कई जो लोग होते हैं उनके साथ आपस में बातचीत करके जो चीज़ें सीखी जाती है, जो भाषा सीखी जाती है, वो होता है आपका अर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंग्रेजी पढ़ रही है वो आपका अधिगम हो रहा है, और वो जो है अपने आसपास या सहपाठियों के साथ अंतःक्रिया करके जो मराठी सीख रही है वो होता है आपका उसका जो है अर्जन, क्योंकि उसको सीखने के लिए, मराठी सीखने के लिए उसको किसी भी संसाधन की जरूरत नहीं पड़ रही, किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई भी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ रही। वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर वो मराठी सीख जाती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जो मराठी सीख रही है वो उसका होता है भाषा अर्जन, और जो अंग्रेजी सीख रही है, अंग्रेजी पढ़ रही है, वो होता है भाषा अधिगम। पहला ऑप्शन है कि दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है, बिल्कुल नहीं। एक आपका भाषा अधिगम है और दूसरा आपका भाषा अर्जन है। दूसरा ऑप्शन है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है, बिल्कुल सही। और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन, बिल्कुल सही। वो जो है विद्यालय में भाषा के रूप में अंग्रेजी को पढ़ती है, तो वहाँ विद्यालय में उसको टीचर पढ़ाते हैं, टीचर की ज़रूरत होती है, साथ ही उसको कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ती है, ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसमें जो है संसाधनों की ज़रूरत पड़ रही, तो वो होता है आपका भाषा अधिगम। तो जो अंग्रेजी भाषा है वो आपका भाषा अधिगम हो गया। और मराठी सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको जो उसके सहपाठी हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनके साथ ही वो बातचीत करके निरंतर जब वो रोज़ उनके साथ जो है उठती बैठती है, साथ में बातचीत करती है, तो उस जो मराठी लैंग्वेज उसको वो ऑटोमेटिक सीख जाती है। उसको सीखने के लिए उसको किसी भी कॉपी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई ग्रामर नहीं सीखनी पड़ती, तो वो होता है उसका भाषा अर्जन। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल से समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, जो हम खुद से एक्वायर करते हैं। जैसे कि आप हमारी खुद की जो मातृभाषा होती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, ठीक है, बचपन से हम हिंदी बोलने के लिए कोई जो है या हिंदी सीखने के लिए कोई ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, कोई अलग से टीचर नहीं लेते हैं। जो हमारी खुद की घर की लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए हमें किसी भी संसाधन की ज़रूरत नहीं होती है। हम खुद से ही अपने पेरेंट्स को या अपने घर के जो सदस्य होते हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनके बातों को सुन के हम जो है वो जो भाषा घर में
बोली जाती है, चाहे आपकी हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी लैंग्वेज आपके घर में जो बोली जाती है वो आप जो है अर्जित कर लेते हैं, उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। और वहीं पर दूसरी लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं, जैसे आपकी इंग्लिश हो गए, संस्कृत हो गए, तो उसके लिए आपको संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है, आपको विद्यालय जाने की ज़रूरत पड़ती है, किताबों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है आपका भाषा अधिगम, जिसको सीखना पड़े आपको, जिसके लिए आपको विद्यालय जाना पड़े, जिसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता पड़े, जिसके लिए आपको जो है किताबों की आवश्यकता पड़े, वो होता है आपका भाषा अधिगम। और जिसके लिए किसी भी संसाधनों की आवश्यकता ना पड़े, आप खुद से चीज़ों को सीख जाएं दूसरों की बातों को सुनकर, तो वो होता है आपका भाषा अर्जन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो अंग्रेजी भाषा स्कूल में आके सीख रही है वो भाषा अधिगम है, और जो मराठी अपने आसपास के लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके जो है सीख रही है, वो होता है आपका भाषा अर्जन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। जो प्राइमरी लेवल पे जो है जो भाषा का आकलन किया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या सहायक है? पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है ऑप्शन है नाटक का मंचन, तीसरा है वीडियोग्राफी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी लेवल पे जब भाषा का हम आकलन करते हैं किसी बच्चे से या तो उसमें जब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा सहायक होता है, वो होता है नाटक का मंचन। नाटक के मंचन के थ्रू हम जो है बच्चे के भाषा का आकलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा सहायक होता है इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? आप अपनी कक्षा में समावेशी माहौल, समावेशी का मतलब ही होता है जहाँ पे एक ही क्लास में एक ही छत के नीचे जितने भी लोग होते, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो श्रवण बाधित हो, दृश्य बाधित हो, मूक बधिर हो, या जितने भी हैं, अति विशिष्ट हो, विशिष्ट हो, सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली, सभी बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ रहे हो, वो होता है आपका समावेशी माहौल, जहाँ पे एक माहौल बना हो जिसमें जो है इन सभी तरीके के बच्चे पढ़ रहे हों। तो उस तरीके का माहौल का निर्माण करने के लिए आप जो है किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? पहला है कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधनों का सदैव प्रयोग, बिल्कुल नहीं। जो है जितने में विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य संसाधन होते हैं उनका सदैव प्रयोग नहीं करेंगे, जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वैसे उनका यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे जब आप समावेशी माहौल का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, विभिन्न प्रकार के बच्चे होंगे, तो अगर आप अपने बोलने की गति को बहुत धीमा रखेंगे, बहुत तेज़ करेंगे, तो उसमें सबको दिक्कत होगी। तो एक टीचर को इस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को कि ना तो जो है जिस भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे श्रव्य बाधित हो, दृश्य बाधित हो या मूक बधिर हो, उन सबको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से चीज़ों को सीख पाएँ। तो बी ऑप्शन आपका गलत है। सी है कि विभिन्न प्रकार के श्रव्य दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जब आपका क्लास का जो माहौल समावेशी माहौल है उसको निर्माण करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा या एक टीचर को क्या करना होगा कि जो दृश्य और श्रव्य संसाधन होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे। जहाँ पे जिस चीज़ों की आवश्यकता होगी, जहाँ पे दृश्य संसाधन की आवश्यकता होगी वहाँ पे दृश्य संसाधनों का यूज करेंगे, जहाँ पे श्रव्य संसाधनों की यूज होगी या ज़रूरत होगी वहाँ पे श्रव्य संसाधनों का यूज करेंगे आवश्यकता अनुसार। ठीक है, जैसे बच्चों को जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उसको जो है प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ताकि जो समावेशी आप माहौल बना रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कथन किसका है? बच्चों के भाषाई विकास में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती हो या होता है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है चॉम्स्की, तीसरा है वाइगोस्की और चौथा है पावलोव। तो जो वाइगोस्की हैं, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि वाइगोस्की ने जो है ये कहा कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है उसमें जो है समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तब वो जो है अपने घर से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अब जो घर की लैंग्वेज होती है वो बहुत सारी चीज़ें घर से सीखता है, उसके बाद वो समाज से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो जो वाइगोस्की है वो कहते हैं कि भाषा विकास में समाज का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो बच्चे होते हैं उनके भाषा विकास में जो समाज है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये जो कथन ही है वाइगोस्की साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। जो भाषा है
वो शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए या जो भाषा होती है उसको सीखने के लिए कौन सी चीज़ अनिवार्य है, डैश में उसको फिल करना है। पहला है पारिवारिक संवाद, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है भाषा प्रयोगशाला और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा सीखने के लिए जो सबसे ज़रूरी होती है वो होता है सामाजिक अंतःक्रिया। आप अपने घर के सदस्यों से जो है आपस में बातचीत करें, फिर समाज के लोगों से बातचीत करें, तब जो है भाषा में जो बच्चे में जो भाषा विकास है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ पारिवारिक संवाद करने से नहीं होगा, भाषा का प्रयोगशाला से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया करने से जो है जो बच्चे का भाषा विकास है वो आसानी से होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्वरूप है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें मातृभाषा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रथम स्वरूप में वह स्वयं का विषय है, बिल्कुल सही। जो विद्यालय का जो पाठ्यक्रम उसमें जो मातृभाषा का स्वरूप होता है, सबसे पहले उसमें जो है प्रथम स्वरूप में वह स्वयं का भाषा यानी खुद का भाषा है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपनी खुद की मातृभाषा को अपने घर से ही सीख के जाते हैं। तो सबसे पहले वह स्वयं की भाषा होती है, स्वयं का विषय होता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है कि द्वितीय स्वरूप में वह विषयों को पढ़ाने का माध्यम है, बिल्कुल सही। द्वितीय स्वरूप में जो मातृभाषा होता है वो सब्जेक्टों को पढ़ाने का एक माध्यम भी होता है, क्योंकि जो प्राइमरी लेवल पे एक टीचर को यही चाहिए कि जो बच्चा जो है जिस लैंग्वेज में समझे उसको उसी तरीके से समझाए। बच्चा का अगर घरेलू भाषा हिंदी है, उसकी जो मातृभाषा हिंदी है, तो टीचर को चाहिए कि वो जो उसके जो सब्जेक्ट हैं उसको उसके ही लैंग्वेज में पढ़ाएं ताकि वो चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो द्वितीय स्वरूप पे वह विषयों को पढ़ाने का भी माध्यम है जो कि मातृभाषा है। तो प्रथम और द्वितीय ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए और बी दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा हो सकती है, किस तरह क्या हो सकती है? यानी जो घर की भाषा है और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या दोनों अलग हो सकती हैं या एक समान हो सकती हैं? कैसे हो सकती हैं? पहला ऑप्शन है कि समान हो सकती हैं, यानी घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या समान हो सकती है। दूसरा कि सदैव अलग होती है, तीसरा कि सदैव एक समान होनी चाहिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो घर की भाषा है और जो विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा है बच्चों को, वो जो है दोनों एक समान हो सकती हैं, ना कि जो है अलग अलग किया जा सके। ठीक है, जो घर की भाषा है बच्चे की उसको जो है ऐसा नहीं कर सकते कि जो बच्चा घर में सीख रहा है या घर में जो भाषा बोल रहा है उसको स्कूल में नहीं बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। विद्यालय में उन सभी लैंग्वेज को बोल सकता है बच्चा जो उसके घर में बोली जाती है। ठीक है, चाहे वो उसके घर में भोजपुरी बोली जा रही हो, खड़ी बोली जा रही हो, बुंदेली, अवधी, जो भी भाषा बोली जा रही है वो अपने विद्यालय में बोल सकता है, उसको ये जो है अधिकार मिला हुआ है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा होती है दोनों एक समान हो सकती हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता और किसी भी भाषा को बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप जो है घर की भाषा को स्कूल में नहीं बोलेंगे, स्कूल की भाषा को घर में नहीं बोलेंगे। दोनों को जो है एक समान किया जा सकता है, दोनों एक समान हो सकती हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, प्राइमरी लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र से कोई मतलब नहीं है। दूसरा व्याकरणिक नियमों का स्मरण, व्याकरणिक नियमों का स्मरण हम क्यों करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए? ठीक है, तीसरा है भाषा प्रयोग के अवसर, बिल्कुल सही। प्राथमिक लेवल पे हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है भाषा प्रयोग के अवसर। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके भाषा के प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा आधारित होनी चाहिए। जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे की जो भाषा होती है वो किस पे आधारित होनी चाहिए? परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत पे। दूसरा है कि टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम पे। तीसरा है कि समाज में होने वाली बातचीत, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चों की शुरुआती भाषा होती है वो आधारित होनी चाहिए परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो परिवार में बातचीत हो रही है वो जो है पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पे जो है आधारित होनी चाहिए बच्चे की शुरुआती भाषा।
ताकि जो बच्चा है, क्योंकि बच्चा शुरू में अपने परिवार में ही रहता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही रहता है, चाहे उसके पेरेंट्स हों, चाहे उसके दादा दादी हों या चाचा चाची हो, जो भी हैं वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं की भाषा को वो सुनता है और उन्हीं की भाषा को सीखता भी है। तो परिवार में जिस तरीके से बातचीत करी जाएगी, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण हो या ना हो, जिस तरीके से आप अपने घर में बात करेंगे वैसे ही बच्चा आपकी बात को सीखेगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि प्राइमरी लेवल पर जब आपका बच्चा छोटा है, आप चीज़ों को सीख रहा है, तो उस टाइम पे जो परिवार में होने वाली बातचीत होनी चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं अच्छी चीज़ें सीखें। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास होता है, विद्यालय आने से पहले कोई भी बच्चा है जब विद्यालय नहीं जाता उससे पहले ही, यानी जब विद्यालय जाने वाला होता है 1-2 या 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर पहले उसके पास क्या होता है? अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, दूसरा 1000 वाक्य, तीसरा अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी बच्चा होता है विद्यालय जाने से पहले सब उसके पास क्या होता है? अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। वो अपनी खुद की भाषा उसकी होती है, जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसके वातावरण जो होता है उसके घर का, जिस तरीके से जो है वहाँ के घर के सदस्य बोलते हैं, वही भाषा उसको जो है उसकी वही भाषा में वो जटिल और समृद्ध संरचनाएं लेके वो स्कूल जाता है। कहने का मतलब कि जब बच्चा जो है स्कूल जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसका दिमाग खाली होता है, खाली स्लेट होता है, ऐसा नहीं होता। बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने घर से सीख के जाता है। सबसे पहले तो अपने घर की मातृभाषा ही वो सीख के जाता है, ठीक है। वो विद्यालय जाके नहीं सीखता है मातृभाषा, वो अपने घर से ही सीख के जाता है। तो विद्यालय जाने से पहले बच्चे के पास क्या होता है? अपनी खुद की भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती जो उसके घर में बोली जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ऐसा नहीं कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो उसको बोलना ही नहीं आता, उसको जो है उसके जो घर की लैंग्वेज होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, जो उसकी क्षेत्र की भाषा होती है, वो उसमें निपुण होता है, उसको समझता है, ठीक है। और उसी भाषा में अगर जो टीचर है समझाता है क्लास में तो उसको आसानी से समझ भी आता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? किसी भी भाषा को, ठीक है, यहाँ पे सीखने की बात हो रही, अर्जित करने की बात नहीं हो रही, ठीक है। भाषा चाहे आप हिंदी सीख रहे हों या इंग्लिश सीख रहे हों या संस्कृत सीख रहे हों या अवधी या कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, चाहे उर्दू सीख रहे हो, तो उसमें आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीख सकते हैं? ठीक है, पहला संदर्भों में, दूसरा वर्णमाला के क्रम में, तीसरा पृथकता में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को सर्वोत्तम तरीके से हम वर्णमाला के क्रम से सीख सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो वर्णमाला होता है उसको क्रम से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप वर्णमाला अच्छे से सीख पाएंगे तब जो है उस भाषा पे आप कमांड अच्छी रख पाएंगे, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। प्राइमरी लेवल पे जो 1 से 5 तक की कक्षा होती है उसमें जो पढ़ाने का जो माध्यम होता है या बच्चे का जो बातचीत करने का माध्यम होता है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का जो मस्तिष्क है सबसे पहले क्रियाशील होता है। पहला ऑप्शन है कि प्रदेश की भाषा, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा हिंदी और चौथा है मातृभाषा। तो प्राइमरी लेवल में शिक्षा में जो संप्रेषण करने का माध्यम होता है, शिक्षा में जो पढ़ाने का माध्यम होता है या बातचीत करने का माध्यम होता है या क्वेश्चन पूछने का जो माध्यम होता है वो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा में बच्चे का जो मस्तिष्क होता है बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, बहुत अच्छे से समझता है, क्योंकि बच्चा जो है मातृभाषा अपने घर से सीख के आता है। अगर आप उसी के लैंग्वेज में आप अपने क्लास में बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट सिखाएंगे उसी के लैंग्वेज में तो वो आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग इस जो है मातृभाषा में बहुत अच्छे से जो एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, क्योंकि बच्चा शुरुआत में वो मातृभाषा में ही चीज़ों को सीखता है। अगर आप मातृभाषा में नहीं सिखा के आप अंग्रेजी में सिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अंग्रेजी में उसको सिखाएं, तो वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा और वो बोर होगा पढ़ने में, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो आती उसकी मातृभाषा अंग्रेजी तो आती ही नहीं है, तो उसको मातृभाषा में बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि बचपन से उसको जो है वो एक माहौल मिला है मातृभाषा का। तो उस तरीके से अगर आप सिखाएंगे मातृभाषा के अकॉर्डिंग तो वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, जो प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य है, जो भाषा पढ़ाई जाती है उसका क्या उद्देश्य है। बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, बिल्कुल नहीं। दूसरा है कि बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये भी गलत होगा। तीसरा है कि सहज अभिव्यक्ति को अवसर देना, बिल्कुल सही। जो उसकी बात करने के जो तरीके हैं, जो किसी भी बात को बताने को या व्यक्त करने के जो तरीके हैं उसको जो है अवसर देना, ठीक है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो भी चीज़ें वो बताना चाहता है, जो भी कहना चाहता है उसको जो है अवसर दिया जाए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। कौन सा ऐसा स्रोत जो बच्चे में भाषा विकास का स्रोत माना जाता है। पहला है जब बच्चे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, गलत है। दूसरा कि गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों को जन्म देते समय भी माता द्वारा बोली जा रही भाषा, ये भी गलत है। जब बच्चे का बर्थ ही नहीं हुआ, बच्चा बिल्कुल छोटा, तो उसमें उसके भाषा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तीसरा है कि बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा, बिल्कुल सही। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो बोलने लगता है और अपनी जो पेरेंट्स हैं, उसके जो घर के सदस्य हैं, उनकी बातों को जब समझने लगता है, तो जो है उस टाइम पे जब उसकी माँ होती है उसके द्वारा जो बातचीत करती है या बातचीत करने का जो तरीका होता है, उससे क्या होता है कि बच्चे में भाषा का विकास अच्छे से होता है। तो ये जो है पहला स्रोत माना जाता है कि जब बच्चों के साथ बातचीत करते समय उसकी जो माँ होती है वो जिस भाषा में बोल रही होती है वही भाषा बच्चा आसानी से सीखता है। तो भाषा विकास का जो सबसे पहला स्रोत माना जाता है वह जो है उसके माँ द्वारा बोली जा रही भाषा होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सब जो बच्चा होता है वो जो है अपने माँ के साथ ज़्यादा टाइम बिताता है, तो माँ जिस तरीके से बात करेगी बच्चा वही चीज़ें सीखेगा, वही भाषा सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया। बुनियादी का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी चरण में, प्राथमिक कक्षा में, ठीक है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, ठीक है। एक बालिका है जो कि हाल ही में बुनियादी चरण मतलब प्राइमरी लेवल पर उसने प्रवेश लिया है, प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लिया है, ठीक है। वह दीवारों और फर्श पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जब उनको अक्षर बनाना नहीं आता है तो उनको जब पेन दो और बुक दो, कॉपी दो, तो वो क्या करते हैं कि वो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं, ऐसे ऐसे खींचते हैं, तो उनका कोई आकार प्रतिरूप नहीं होता। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या लिखा है तो वो नहीं समझ में आएगा, हमें नहीं समझ में आएगा कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, कौन सा शब्द लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर बना हुआ है, ना तो उन्हें पता होगा ना हमें पता, इनका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते हैं बच्चे जिनका कोई आकार ही नहीं होता है, तो जो ये लकीरें खींचते इसको जो है भाषा विकास के कार्य के रूप में किस रूप में जाना जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आरंभिक साक्षरता, दूसरा है कार्यात्मक साक्षरता, तीसरा है यह संज्ञानात्मक विकास का भाग है, और चौथा संख्या बोधक या संख्या बोध का विकास। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है, ठीक है। कोई भी बच्ची है, कोई भी बच्चा जब उसने इसमें लिखा ही पहले ही लिखा है कि बुनियादी चरण में प्रवेश किया, इसका मतलब कि प्राथमिक कक्षा में उसने प्रवेश किया है, ठीक है। उसकी जो साक्षरता वो शुरू हुई है। बुनियादी का मतलब ही होता है कि उसकी शुरुआत हुई है, उसने अभी जो है प्राइमरी शुरुआत करी है उसने, या तो जो है प्राइमरी लेवल से शुरुआत करी है, ठीक है। तो ऑप्शन में कि आरंभिक साक्षरता, ठीक है, आरंभिक साक्षरता में उसने जो है अभी प्रवेश लिया है, तभी वो जो है जो दीवारों और फर्श पे आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, क्योंकि उसको शब्द का अभी ज्ञान नहीं है, वर्ड का कोई ज्ञान नहीं है कि ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है या का कैसे बनता है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो उसको सबसे पहले वो उसने जो है क्या करता है, वो आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, क्योंकि उसकी जो है आरंभिक साक्षरता भी शुरुआत हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो है आरंभिक साक्षरता में यही करता है, पहले आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, क्योंकि जो है उसको और चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, नहीं बनता है। धीरे धीरे करके उसको बहुत समझाने के बाद, बहुत कुछ सिखाने के बाद वो जो है शब्द को या वर्ड को सही तरीके से लिख पाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा कि उसको किस रूप में जाना जाएगा, वो जाना जाएगा आरंभिक साक्षरता के रूप में, ठीक है। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समय आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? एक अध्यापिका है, अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करती है। ठीक है, कहने का मतलब एक टीचर है, ठीक है, एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों को जो क्लास में एक्टिविटी करते हैं उसके वो जो है लेती है। ठीक है, और जो क्लास के बाहर जो एक्टिविटी करते हैं उसमें से कुछ उदाहरणों को संग्रहित करती, इकट्ठा करती है। ठीक है, और आकलन है तो उनका प्रयोग करती है, उसको आकलन के लिए प्रयोग करती है कि जो एक बच्चा है वो क्लास में किस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, क्लास में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, और क्लास के बाहर क्या वो उसका जो है खेलने में ज़्यादा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, बिल्कुल शांत रहता है। तो उसका जो है वो उन दोनों में जो है कुछ कुछ उदाहरण को इकट्ठा करती है। क्लास के अंदर जो एक्टिविटी करता है उनको इकट्ठा करती है, क्लास के बाहर जो एक्टिविटी करते हैं बच्चे या कोई भी बच्चा तो उसको इकट्ठा करती है। तो आकलन की इन प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाएगा? जो ये आकलन की प्रक्रिया कर रही है अध्यापिका या शिक्षिका, उसको किस रूप में जाना जाएगा? पहला है संकल्पनात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक आकलन, तीसरा है पोर्टफोलियो आकलन और चौथा सतत आकलन। तो ये जो प्रक्रिया एक टीचर कर रही है कि एक बच्चे की जो है बच्चे के आकलन के लिए उसके क्लास के अंदर की एक्टिविटी इकट्ठा कर रही है, साथ ही क्लास के बाहर की एक्टिविटी इकट्ठा कर रही है, तो वो कहलाती है आपकी पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है बच्चा उसको एक फाइल में जो है एक टीचर लिखती हुई जा रही है, क्लास के अंदर कैसे पढ़ रहा है, पढ़ने में मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, ज़्यादा शरारत कर रहा है, और क्लास के बाहर क्या उसको खेलने में ज़्यादा मन लग रहा है, तो सबको इकट्ठा करती है एक फाइल में, तो वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये क्या है? पहला है भारतीयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम। बिल्कुल सही है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये भारतीयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृत को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा, पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने का भारत का सरकार की 2 रेल योजना, रेल से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समन्वित करने का कार्यक्रम, ये भी गलत है, फोर्थ ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर बात करें एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये क्या है, तो जो एक भारत श्रेष्ठ भारत है ये एक योजना थी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में, कब 31 अक्टूबर 2015 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर इसको जो है क्या किया गया था, लागू किया था। यानी कि ये उसको जो है ये जो कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत ये लाया गया था। ठीक है, तो कब लाया गया था? 31 अक्टूबर 2015 को, किसकी जयंती पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पे ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, जो कि भारतीयों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये सारे 20 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।